जय हिंद। मूल्यार एजुकेशन एकेडमी भानेवाला देहरादून के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम पत्र लेखन एवं जनसंचार से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, जो कि यूके एसएससी और यूके पीएससी के नए पैटर्न पर आधारित है। मगर अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि बेल आइकन के द्वारा ही हमारे द्वारा डाले गए प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता है। आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि अगर आप इस वीडियो का पूरा फायदा उठाना चाहते हैं तो इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन आधुनिक जनसंचार का माध्यम है? जरा समझे पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन आधुनिक जनसंचार का माध्यम है? ऑप्शन फर्स्ट है प्रिंट मीडिया, दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और तीसरा है सोशल मीडिया और चौथा ऑप्शन है ये सभी। और इस प्रश्न का सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन डी, ये सभी, क्योंकि प्रिंट मीडिया भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी और सोशल मीडिया, ये तीनों के तीनों आधुनिक जनसंचार के माध्यम है। दूसरे प्रश्न पर अब आपकी नजर हो। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन औपचारिक पत्र का उदाहरण नहीं है? जरा समझे प्रश्न को। निम्न में से कौन औपचारिक पत्र का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट है प्रार्थना पत्र, दूसरा ऑप्शन है शासकीय पत्र, तीसरा ऑप्शन है बधाई पत्र और चौथा ऑप्शन है आवेदन पत्र। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन थर्ड, बधाई पत्र। आप जानते हैं कि पत्र दो प्रकार के होते हैं, एक होता है औपचारिक पत्र और दूसरा होता है अनौपचारिक पत्र। तो जो ये बधाई पत्र है, ये अनौपचारिक पत्र का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 3 पर अब आपकी नजर होनी चाहिए, सरकारी पत्र किस शैली में लिखे जाते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जरा आपका ध्यान इस ओर जरूर आप केंद्रित करें कि सरकारी पत्र किस शैली में लिखे जाते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है अन्य पुरुष शैली में, दूसरा ऑप्शन है उत्तम पुरुष शैली में, तीसरा ऑप्शन है मध्यम पुरुष शैली में और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन फर्स्ट, अन्य पुरुष शैली में। ये जो भी इस प्रैक्टिस सेट में हमने प्रश्नों को इकट्ठा किया है, ये प्रश्न वो है जो कि कई ऐसे प्रश्न हैं जो यूकेएसएससी और यूकेपीएससी के परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और कई ऐसे प्रश्न हैं जिनके पूछे जाने के चांसेस ज्यादा बनते हैं। उन्हीं को ध्यान में रख करके ये महत्वपूर्ण कलेक्शन हमने आपके लिए तैयार किया है। चौथे प्रश्न पर अब आपकी नजर हो। चौथा प्रश्न है, भेजे गए पत्र का उत्तर न मिलने पर उस पत्र की याद दिलाने हेतु जो पत्र भेजा जाता है उसे क्या कहा जाता है? देखो, आपने किसी अधिकारी को या किसी विभाग में कोई पत्र भेजा और उन्होंने उस पत्र का उत्तर आपको नहीं दिया, तो आप उस पहले पत्र की याद दिलाने के लिए उन्हें दूसरा पत्र लिखते हैं, तो उस पत्र को क्या कहा जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है परिपत्र, दूसरा ऑप्शन है अनुस्मारक, तीसरा ऑप्शन है पृष्ठांकन, चौथा ऑप्शन है संकल्प। जरा समझना, पहला जो ऑप्शन है परिपत्र, इसे सर्कुलर कहते हैं, दूसरा ऑप्शन अनुस्मारक, इसे इंग्लिश में रिमाइंडर कहते हैं, तीसरा ऑप्शन है पृष्ठांकन, इसे इंग्लिश में एंडोर्समेंट कहते हैं और चौथा ऑप्शन है संकल्प, इसे इंग्लिश में रेजोल्यूशन कहते हैं। और इस प्रश्न का, चौथी प्रश्न का सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन सेकंड, अनुस्मारक या रिमाइंडर। पांचवें प्रश्न पर अब आपकी नजर हो। पांचवा प्रश्न है, जब मूल पत्र की प्रतिलिपि अन्य विभागों को भेजी जाती है तो जिसका उल्लेख नीचे किया जाता है क्या कहलाता है? देखो, आपने कोई लेटर या कोई एप्लीकेशन, कुछ भी, कि कोई पत्र जो है किसी अधिकारी को भेजा, उस पत्र के नीचे आप कहते हैं कि प्रतिलिपि लिख लेते हैं और उसके बाद आप लिखते हैं कि ये पत्र मैंने और भी, इसकी कॉपी जो है और भी विभागों को भेजी है, तो उस पत्र को क्या कहा जाता है? पांचवें प्रश्न को एक बार दोबारा पढ़ना चाहता हूं जिससे आपको और अच्छा समझ में आए कि जब मूल पत्र की प्रतिलिपि, मतलब होता कॉपी, अन्य विभागों को भी भेजी जाती है, जिसका उल्लेख नीचे किया जाता है, खासकर लेफ्ट साइड में किया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है पृष्ठांकन कहा जाता है, ऑप्शन सेकंड है मंजूरी पत्र कहा जाता है, ऑप्शन थर्ड है पावती और ऑप्शन चौथा है परिपत्र। पृष्ठांकन इंग्लिश में एंडोर्समेंट, मंजूरी पत्र को सैंक्शन लेटर, पावती को एक्नॉलेजमेंट और परिपत्र को सर्कुलर कहा जाता है। और इस प्रश्न का, पांचवें प्रश्न का सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन फर्स्ट, पृष्ठांकन कहा जाता है, ये सही उत्तर है। छठे प्रश्न अब आपकी नजर होनी चाहिए। छठा प्रश्न है कि संचार प्रक्रिया में आई बाधाओं को क्या कहा जाता है? यानी जब आप संचार कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं और उसमें जो बाधाएं आती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? छठे प्रश्न पर अब आपकी नजर हो। इसका पहला ऑप्शन है चैनल, सेकंड ऑप्शन है शोर, तीसरा ऑप्शन है कूटवाचन और चौथा ऑप्शन है कूटीकृत। चैनल को चैनल इंग्लिश में, शोर को नॉइज, कूटवाचन को डिकोडिंग और कूटीकृत को एनकोडिंग कहते हैं। और इस छठे प्रश्न का सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन सेकंड, शोर। सातवां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सातवां प्रश्न, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? प्रश्न को समझे जरा सा, सातवां प्रश्न, क्योंकि कई बार बच्चे जो है जब परीक्षा देने जाते हैं तो परीक्षा भवन में वो कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बार कंफ्यूज होते, कई बार वो
जल्दीबाजी में जब प्रश्न को पढ़ते हैं तो सुमेलित है और नहीं है में वो बड़े कंफ्यूज होते हैं। तो इसे समझे, ये प्रश्न है कि कौन सुमेलित नहीं है यानी कौन गलत है, बाकी कौन सही है उस पर हम बात करेंगे। सातवें प्रश्न का ऑप्शन फर्स्ट है हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्यत मार्तंड। दूसरा ऑप्शन है हिंदी का पहला दैनिक पत्र समाचार सुधा वर्षण। तीसरा ऑप्शन है कि भारत में दूरदर्शन की शुरुआत, और चौथा ऑप्शन है भारत का पहला धारावाहिक। इसमें थोड़ा सा एक गड़बड़ हुई है। पहला ऑप्शन होना चाहिए था कि हिंदी का पहला समाचार पत्र मगर मासिक समाचार पत्र। समझे जरा, पहला मासिक, सेकंड वाला दैनिक। तो पहला जो होना था वो मासिक होना था। अच्छा, तो अब जरा एक एक करके हम चीजों पर आते हैं। देखो, हिंदी का पहला समाचार पत्र बिल्कुल उद्यत मार्तंड सही ऑप्शन है। उद्यत मार्तंड जो था उसे कलकत्ता से प्रकाशित किया जाता था और 1826 में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था बाबू जुगल किशोर। क्या नाम था? जुगल किशोर। इन्होंने जो है इस पत्र को प्रकाशित किया था, उद्यत मार्तंड। सेकंड ऑप्शन पर आइए, हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र। देखो, हिंदी का दैनिक समाचार पत्र समाचार सुधा वर्षण था और ये 1854 में कलकत्ता से जो है प्रकाशित होता था। 1854 में कलकत्ता से प्रकाशित होता था और ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। तीसरा ऑप्शन है कि भारत में दूरदर्शन की शुरुआत। देखो, दूरदर्शन की शुरुआत अगर मैं बात करूं तो वैसे दूरदर्शन की शुरुआत हुई थी 1959 में, मगर उसका नाम जब दूरदर्शन रखा गया वो समय था 1975। शुरुआत हुई कब? शुरुआत हुई थी 1959 में, मगर दूरदर्शन नाम रखा गया 1975 में। दोनों ऑप्शनों को भी हम सही माने तब भी 1970 गलत आंसर होता। ओके, चौथे पर आइए, भारत का पहला धारावाहिक कौन था? तो इसका ऑप्शन है हम लोग, बिल्कुल सही है। हम लोग धारावाहिक 1984 में मनोहर श्याम जोशी द्वारा लिखा गया था। वो पहला धारावाहिक था हिंदुस्तान का। ओके, अब इस प्रश्न के हिसाब से सही उत्तर कौन है? तो उस प्रश्न के हिसाब से सही उत्तर है कौन सुमेलित नहीं है भारत में दूरदर्शन की शुरुआत 1975। ये उत्तर सही है। मतलब ऑप्शन के हिसाब से तो वो अलग है, लेकिन ये उत्तर सही बनता है। आठवें प्रश्न पर अब आइए। आठवां प्रश्न, निम्न में से कौन लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है? देखो, लोकतंत्र के 3 मुख्य स्तंभ माने जाते हैं, उनमें से चौथा स्तंभ कौन है? तो लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है, आठवें प्रश्न का सही उत्तर है वो है फोर्थ, प्रेस। प्रेस को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। आइए 9वें प्रश्न पर अब आपकी नजर हो। 9वां प्रश्न है कि प्रतिदिन प्रकाशित होने वाली खबरें क्या कहलाती है? डेली प्रकाशित होने वाली खबरें क्या कहलाती है? यानी ये वार्षिक नहीं है, ये साप्ताहिक नहीं है, ये मासिक नहीं है, ये ऐसी खबरें जो डेली प्रकाशित हो रहे हैं, ऐसी खबरों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है हार्ड न्यूज, सेकंड ऑप्शन है सॉफ्ट न्यूज, तीसरा ऑप्शन है फेक न्यूज, चौथा ऑप्शन है डेली न्यूज। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन फर्स्ट, हार्ड न्यूज। प्रतिदिन प्रकाशित होने वाली खबरों को हार्ड न्यूज कहते हैं, जबकि साप्ताहिक यानी एक सप्ताह में, कई बार देखा होगा आपने अखबार में जो है वो साप्ताहिक आते हैं, तो साप्ताहिक प्रकाशित होने वाली खबरों को हम सॉफ्ट न्यूज कहते हैं। फेक न्यूज आप अच्छी तरह जानते हैं। 10वां प्रश्न, कोई खबर या महत्वपूर्ण न्यूज को कम शब्दों में तत्कालीन दर्शकों तक पहुंचाना क्या कहलाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान दें कि कोई भी खबर या महत्वपूर्ण न्यूज को कम शब्दों में तत्कालीन दर्शकों तक पहुंचाना क्या कहलाता है? ऑप्शन फर्स्ट है फ्लैश न्यूज, दूसरा ऑप्शन है सॉफ्ट न्यूज, तीसरा ऑप्शन है फेक न्यूज, चौथा ऑप्शन है डेली न्यूज। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन फर्स्ट, फ्लैश न्यूज। आपको बता दो, फ्लैश न्यूज को एक और नाम कहते हैं, वो कहते हैं ब्रेकिंग न्यूज। क्या कहते हैं? देखा होगा आजकल टीवी चैनल वाले चिल्लाते रहते हैं, उसे हम कहते हैं ब्रेकिंग न्यूज। ओके, 11वां प्रश्न, ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत कब हुई? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन फर्स्ट है 23 जुलाई 1927 को, दूसरा ऑप्शन है 18 अगस्त 1936 को, तीसरा ऑप्शन है 8 जून 1936 को, और चौथा ऑप्शन है 8 जून 1930 को। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन थर्ड, 8 जून 1936 को ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत हुई। आपको बता दूं, हमारे उत्तराखंडी कवि जिनका नाम सुमित्रानंदन पंत जी है, उन्होंने ही ऑल इंडिया रेडियो के लिए एक नाम दिया था, वो दिया था आकाशवाणी। ओके, आगे अगले प्रश्न पर चलते हैं। 12वां प्रश्न जो है, एंकर द्वारा किसी समाचार की पुष्टि हेतु वीडियो या कथन दिखाकर खबर की प्रामाणिकता देना क्या कहलाता है? देखा होगा आपने, टीवी चैनल वाले एक तरफ समाचार बोलते रहते हैं, दूसरी तरफ उससे संबंधित वीडियो चल रहते है ना, कि भाई जिससे प्रमाणित हो जाए कि जो एंकर कह रहा है वो सही है। तो एंकर द्वारा किसी समाचार की पुष्टि हेतु वीडियो या कथन दिखाकर खबर की प्रामाणिकता देना क्या कहलाता है? ऑप्शन फर्स्ट है एंकर वाइट, दूसरा ऑप्शन है लाइव, तीसरा ऑप्शन है एंकर विजुअल, चौथा ऑप्शन है ड्राई एंकर। और इस प्रश्न का सही उत्तर है, इसे कहा जाता है एंकर वाइट। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। ओके, 13वां प्रश्न, जब तक खबर के दृश्य नहीं आते, देखा होगा, अभी मैं समझाता हूं, जरा समझो। जब तक खबर के दृश्य नहीं आते
एंकर रिपोर्टर से मिली जानकारी के आधार पर दर्शकों तक सूचना पहुंचाता है, उसे क्या कहा जाता है? देखो कई बार क्या होता है, कोई घटना होगी तुरंत, एग्जाम्पल के लिए पिछले दिनों जो है जैसे कहीं पे हेलीकॉप्टर गिर गया, अब एकदम आपके पास फोटोज नहीं आई हेलीकॉप्टर की, लेकिन आप समाचार आ गया कि भाई वहां एक हेलीकॉप्टर गिरा है, तो रिपोर्टर के आधार पर एंकर कहता है कि अभी अभी सूचना मिल रही है, ये सुना होगा आपने, सूत्रों के आधार पर हमें खबर मिल रही है कि फलानी जगह पर हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है, लेकिन उसके विजुअल आपके पास नहीं, ना वीडियो आई ना फोटोज आपके आई है, तो उस आधार पर वो दर्शकों को जब सूचना पहुंचाता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है फ्लैश न्यूज, दूसरा है ड्राई एंकर, तीसरा ऑप्शन है फोन इन और चौथा ऑप्शन है एंकर विजुअल। और इस प्रश्न का सही उत्तर बनता है सेकंड ऑप्शन ड्राई एंकर। ओके, 14वां प्रश्न है पाठकों को लुभाने वाली या सनसनी फैलाने वाली खबरों से परिपूर्ण पत्रकारिता क्या कहलाती है? सुनना जरा, पाठकों को लुभाने वाली यानी जो एंकर जो दर्शक देखना चाहते हैं, या सनसनी फैलाने वाली खबरों से परिपूर्ण पत्रकारिता को क्या कहा जाता है? आजकल ज्यादातर ये चल रहा है। ऑप्शन फर्स्ट है पेज 3 पत्रकारिता कहा जाता है, सेकंड ऑप्शन है वॉच डॉग पत्रकारिता कहा जाता है, ऑप्शन थर्ड है पीते पत्रकारिता कहा जाता है, और चौथा ऑप्शन है खोज पत्रकारिता कहा जाता है या खोज परक पत्रकारिता, और इसके लिए सही उत्तर है ऑप्शन थर्ड, इसे पीत पत्रकारिता कहा जाता है। ओके, 15वां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, अमीरों सेलिब्रिटी के फैशन पार्टियों या उनके निजी जीवन से संबंधित पत्रकारिता क्या कहलाता है? देखा होगा आपने कई बार क्या होता है, ऐसी मैगजीन भी आते हैं जिनमें केवल जितने भी सेलिब्रिटीज होते हैं उनके जीवन से संबंधित चीजें दिखाई जाती हैं, हीरो हीरोइन से संबंधित दिखाई जाती है। आप टेलीविजन में भी देखो तो एक दो ऐसे एपिसोड उन्होंने जरूर रखे रहते हैं जिनमें जो है हीरो हीरोइन या फिर और भी जो भी एक्टर एक्ट्रेस हैं उनके जीवन से संबंधित वो दिखाई जाती हैं। कई ऐसे पत्रकार हैं जो केवल उसी काम में लगे हुए हैं, तो ऐसी क्या पत्रकारिता कहलाती है? तो उसके लिए ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है खोजी पत्रकारिता, दूसरा ऑप्शन है पीत पत्रकारिता, तीसरा ऑप्शन है वॉच डॉग पत्रकारिता, और चौथा ऑप्शन है पेज 3 पत्रकारिता, और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी पेज 3 पत्रकारिता। आइए 16वें प्रश्न, अब 16वें प्रश्न पर अब आपकी नजर होनी चाहिए। 16 प्रश्न है कि समाचार लेखन की शैली कौन सी होती है? देखो समाचार लेखन की जो शैली होती है इसके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट है उल्टा पिरामिड शैली, सेकंड ऑप्शन है कथात्मक शैली, थर्ड ऑप्शन है व्यंग्यात्मक शैली, और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। और इसका जो सही उत्तर बनता है वो है फर्स्ट उल्टा पिरामिड शैली। अब यह कि सर उल्टा पिरामिड शैली होती क्या है? देखो पिरामिड जो है वो उल्टा बनता है ऐसे, उल्टा पिरामिड शैली, इसके 3 पार्ट होते हैं पिरामिड के। पहले में क्या होता है कि मुख्य खबर जो है वो दिखाई जाती है, यानी मुख्य खबर जो है, मुख्य खबर यानी आप ब्रेकिंग न्यूज पर जब बात करते हैं तो उसे कहा जाता है फर्स्ट जो है वो मुख्य खबर है। सेकंड पार्ट में जब सेकंड स्टेज में आप क्या करते हैं कि उस खबर का जो है विस्तृत वर्णन करते हैं, यानी विस्तृत वर्णन करना सेकंड पार्ट में होता है। और थर्ड में आप पूरी जो खबर दिखाए उसका आपको सार दिखाना पड़ता है, यानी सबसे पहले आपको सबसे पहले आपको मुख्य खबर दिखानी पड़ती है, फिर उसका वर्णन करना पड़ता है, फिर आपको खबर सार दिखानी पड़ती है, यानी इसके लिए उल्टा पिरामिड बनता है। समाचार इस स्टाइल में लिखा जाता है, इस शैली में लिखा जाता है, जिसे कहा जाता है उल्टा पिरामिड शैली। आइए 17वां प्रश्न, किसी खास मुद्दे या विचारधारा के पक्ष में जनमत बनाने के लिए या जनमत चलाने के लिए जो पत्रकारिता की जाती है उसे क्या कहा जाता है? 17वां प्रश्न। देखो आज भी आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर कई ऐसे लोग हैं जो एंटी हिंदुइज्म है, कई ऐसे लोग हैं जो है एंटी सपोर्टर है हिंदू के, कई ऐसे हैं जो कांग्रेस के समर्थक है, कई ऐसे हैं जो समाजवादी पार्टी के समर्थक है, कई ऐसे हैं बीजेपी के समर्थक, अलग अलग विचारधारा है। तो एक कोई ना कोई व्यक्ति हर किसी विचारधारा में, कोई बीजेपी के समर्थन में, तो कोई हिंदू वाली विचारधारा में, कोई कांग्रेस के विचारधारा से टच है, कोई समाजवादी पार्टी की विचारधारा से टच है। तो अलग अलग विचारधारा के पक्ष में लोग जनमत को यानी लोगों के मतदान को या भावनाओं को एक अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं, एक प्रकार से आप जो है एजेंडा तैयार कर रहे हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? ऐसी पत्रकारिता के लिए ऑप्शन फर्स्ट है एडवोकेसी पत्रकारिता, दूसरा ऑप्शन है विशेषीकृत पत्रकारिता, तीसरा ऑप्शन है वैकल्पिक पत्रकारिता, चौथा ऑप्शन है पीठ पत्रकारिता, और इसका सही उत्तर है ऑप्शन फर्स्ट एडवोकेसी पत्रकारिता। आइए 18वां प्रश्न, राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है 2 मई को, दूसरा ऑप्शन है 15 मई को, तीसरा ऑप्शन है 30 मई को, और चौथा ऑप्शन है 25 मई को। राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस जो है 30 मई को मनाया जाता है। 18वां प्रश्न, भारत की पहली मूक फिल्म कौन थी? देखो जो पहली फिल्म बनाई गई थी वो मूक फिल्म थी, वो कौन थी? देखो ऑप्शन फर्स्ट है मदर इंडिया, दूसरा ऑप्शन है राजा हरिश्चंद्र, तीसरा ऑप्शन है आलम आरा, और चौथा ऑप्शन है पांथेर पांचाली। देखो पहली मूक फिल्म जो है वो जो बनाई गई थी राजा हरिश्चंद्र थी, उसका नाम जो था सेकंड ऑप्शन इसका बनेगा राजा हरिश्चंद्र, और ये जो है 1913 में बनाई गई थी, 1931 में, और इसे बनाने वाले थे दादा साहब फाल्के।
फिर जो है बाद में दूसरी जो भारत की पहली बोलती फिल्म बनी उसका नाम था आलम आरा, यानी इसका जो थर्ड ऑप्शन है वो आलम आरा। ये बनी थी 1900 नहीं सॉरी, जरा सा एक बार इसको ठीक कर लेते हैं। जो राजा हरिश्चंद्र है वो 1913 में बनी थी, जबकि जो आलम आरा है वो 1931 में बनी थी। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक होगी मुझसे। तो राजा हरिश्चंद्र 1913 में बनी, जबकि जो है वो आलम आरा जो 1931 में बनी। तो इस प्रश्न के हिसाब से सही आंसर जो होता है वो बनता है सेकंड ऑप्शन, राजा हरिश्चंद्र। 20वां प्रश्न, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? देखो, भारत में इंटरनेट की शुरुआत के लिए ऑप्शन है 15 अगस्त 1995, पहला ऑप्शन। दूसरा है 15 अगस्त 1996, तीसरा है 15 अगस्त 1997, चौथा ऑप्शन है 15 अगस्त 1998। और 20वें प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन फर्स्ट है, भारत में जो इंटरनेट की शुरुआत हुई वही 15 अगस्त 1995 को बीएसएनएल के द्वारा, वीएसएनएल के द्वारा, इसे विदेश संचार निगम लिमिटेड के द्वारा इसकी शुरुआत हुई थी। ओके, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें। हाँ, अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो इसे जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलिए। धन्यवाद।